नमस्कार। स्वागत है सभी का टैगोर शिक्षण संस्थान अपर प्राइमरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम सभी कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 1 पढ़ने वाले हैं। शब्द विचार। शब्दों पे विचार करेंगे हम कि किस प्रकार से शब्द बनते हैं, उनके ऊपर आज हम विचार करने वाले हैं। विचार व्यक्त करने के लिए अथवा आपस में बात करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। अब क्या बताया गया है इसमें कि विचार व्यक्त करने के लिए अपने मन के जो भाव है, जब हम किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उनको बोलने के लिए, मुंह से जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि विचार व्यक्त करने के लिए अथवा आपस में बात करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं जब हम आपस में किसी से बात करते हैं तो शब्द ही तो बोलते हैं ना शब्द। तो शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। हम सभी जानते हैं जो ध्वनियाँ रहती है यानी जो मात्राएं होती है उनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। ध्वनियाँ यानी कि जो मात्राएं होती है ना, जैसे आग की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, इस प्रकार जो मात्राएं होती है उन मात्राओं का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। परंतु जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर सार्थक शब्द बनाते हैं तब उनका महत्व होता है। अब इन लाइनों में क्या कहा गया है, क्या कहा पहले कि हम जब अपने मन के भाव या विचार रहते हैं, यानी जब हम बोलते हैं मुंह से, आपस में बात करते हैं, तो बात करने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। और जो ध्वनियाँ रहती है, ध्वनियाँ यानी कि जो मात्राएं रहती है, उन मात्राओं का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। और आगे ये बताया गया है इसमें कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, तब उनका महत्व होता है। तब उनका क्या होता है? महत्व होता है। अब हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से शब्द बनता है। तो देखिए यहाँ पे आप क धन ए के नीचे आप ये देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है। तो क धन ए मिलके क्या बना? क। ल धन ए मिलके क्या बना? ल। तो क और ल क्या बन गया? ये कल बन गया। इसी प्रकार क धन ए तो क बन गया, मैं धन ए तो मैं बन गया, ल धन ए तो ल बन गया। तो क म ल क्या बन गया? कमल बन गया। इसी प्रकार र धन आ तो रा बना, क धन ए तो के बन गया। ये श धन ए तो श बन गया। तो रा के श क्या बन गया? राकेश बन गया। क्या बना? राकेश बन गया। इसी प्रकार न धन ए तो न, द धन ई तो दी, तो न दी नदी। तो इस प्रकार शब्द बने। अक्षर और ध्वनियाँ, अक्षर और मात्राओं को मिलाकर हमने कुछ शब्द बनाए यहाँ पे, और कुछ वर्ण से ही बनाए हैं। वर्ण से नहीं, यानी स्वर और व्यंजन दोनों से मिला के हमने यहाँ शब्द बनाए। देखिए पहला शब्द अपने क्या बना? कल बन गया। फिर हमने क्या बनाया? कमल बनाया। फिर हमने क्या बनाया? राकेश बनाया। और हमने आगे बनाया नदी। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उनका महत्व किस प्रकार से होता है, वो हम इन उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे उपर्युक्त शब्द स्वर
एवं व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। हम सभी जानते हैं स्वर और व्यंजन के मेल से ही ये शब्द बने हैं। अभी हमने इनके बीच में स्वर भी देखे, इनमें हमने व्यंजन भी देखे। देखो ये व्यंजन है, ये अपना स्वर हो गया। फिर ये हम सभी जानते हैं जो व्यंजन रहते हैं ना, उनका व्यंजन कभी भी स्वरों की सहायता के बगैर नहीं बोले जा सकते। जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता के बगैर कभी भी नहीं बोले जा सकते हैं। स्वर जो रहते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन जो उनका जो रूप यानी जो उनका अर्थ है ना, अर्थ नहीं होता उनका रूप। स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग करते हैं हम। और व्यंजन जो रहते हैं ना, व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। जो व्यंजन रहते हैं वो बिना सहयोग के नहीं बोले जा सकते हैं। तो हमने यहाँ व्यंजन का भी प्रयोग किया, स्वर का भी किया हुआ है। आपने देखिए, आप सभी देखिए, क तो बन गया, क तो है व्यंजन और यह है स्वर, तो दोनों मिलके क बना। इसी प्रकार ल है व्यंजन और फिर अ है स्वर, तो दोनों मिलके, दोनों स्वर और व्यंजन मिलके हम क्या बन गया अपने यहाँ पे, कल बन गया। इसी प्रकार देखिए, ये स्वर है, ये व्यंजन है, सॉरी ये तो व्यंजन है, ये सारे स्वर है। फिर ये सारे व्यंजन हैं, फिर ये सारे स्वर हैं, फिर ये क्या आ गए, ये व्यंजन आ गए और ये स्वर आ गए। तो स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से ही शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो अपने यहाँ क्या बताया गया है, अपने यहाँ बताया गया है कि उपर्युक्त शब्द स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। ये शब्द स्वतंत्र रूप से अपना अपना अर्थ रखते हैं। ये जो शब्द है वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना क्या रखते हैं, अर्थ रखते हैं। क्या रखते हैं, अर्थ रखते हैं अपना अपना। आगे देखिए, आगे देखिए, सामान्य रूप से शब्द दो प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। क्या होते हैं, सार्थक और निरर्थक होते हैं। अब हम सार्थक शब्द देखेंगे। जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है, जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है वे क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, लड़का आदि। जैसे नदी, लड़का आदि। भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। निरर्थक शब्द देखेंगे हम। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता वे क्या कहलाते हैं, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग प्रायः बोलचाल की भाषा में किया जाता है। जो निरर्थक शब्द होते हैं उनका प्रयोग प्रायः बोलचाल की भाषा में किया जाता है। जैसे बोलचाल, चाय वाय, जैसे बोलचाल, चाय वाय आदि। आदि में चाल तथा वाय, चाल तथा वाय निरर्थक शब्द है। चाल और वाय क्या है, निरर्थक शब्द है। तो हमने क्या पढ़ा, अभी ऊपर हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। शब्द विचार में हमने क्या पढ़ा कि विचार व्यक्त करने के लिए, यानी अपने मन के जो भाव है जब हम किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसको प्रकट करने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। आगे हमने ये भी पढ़ा कि ध्वनियाँ जो होती है उनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तब उसका महत्व होता है। ये हमने पढ़ा।
आगे हमने ये भी देखा कि जो ऊपर ये अपने शब्द बने हुए हैं, इन शब्दों में चाहे ये शब्द ले लीजिए, चाहे आप कोई से भी शब्द ले लीजिए, उन शब्दों को बनाने के लिए स्वर और व्यंजन दोनों की ही आवश्यकता होती है। स्वर और व्यंजन के मेल से ही शब्द बनते हैं, क्योंकि जो व्यंजन रहते हैं उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से, उनका जो प्रयोग है उनका प्रयोग करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका जो प्रयोग है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इनको प्रयोग में लेने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन के मेल से ही शब्द बनते हैं। और आगे हमने ये भी देखा कि जो सामान्य रूप से शब्द जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के शब्द होते हैं। सार्थक शब्द तो हम उनको कहते हैं जिनका निश्चित अर्थ निकलता है। जिनका निश्चित अर्थ निकलता है वो तो हो जाते हैं सार्थक शब्द, और जिनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता है वो क्या हो जाते हैं, निरर्थक शब्द हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निरर्थक शब्द हो जाते हैं। जिस प्रकार हमने उदाहरण के अनुसार भी यहाँ समझा था, जैसे सार्थक शब्दों में हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था जैसे नदी, लड़का, ये सभी सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्दों में हमने देखा जैसे कि बोल चाल, चाय, वाय, इसमें जो बोल और इसमें जो दो शब्द आए थे अपने, जैसे चाय और वाय जो शब्द आए थे वो क्या है, इसमें निरर्थक शब्द है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि शब्दों के प्रकार कितने होते हैं वो हमने यहाँ पढ़ा है। अब हम आगे देखेंगे। देखिए, शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जा सकते हैं। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जा सकते हैं। शब्दों के भेद जो है वो कितने आधार पे किए जा सकते हैं वो देखेंगे हम। व्युत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पर। तो हमने 3 प्रकार देखे हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ये व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों के हम भेद पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो इसमें देखिए, सबसे पहले रूढ़ शब्द देख लेते हैं हम। रूढ़ जो शब्द आया है वो देख लेते हैं हम। इसमें जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं तथा खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या आई है अपने? रूढ़ शब्द की परिभाषा आई है कि जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, यानी किसी अन्य शब्द के योग से वो नहीं बनता है तथा खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, यानी उसके टुकड़े कर देने पर उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वही क्या कहलाते हैं? योग रूढ़, वही क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब यौगिक शब्द देखेंगे हम। यौगिक शब्द किसे कहते हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे। जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द संधि, समास, उपसर्ग, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बनते हैं। इनके खंड करने पर भी अर्थ निकलता है। इनके खंड करने पर यानी इनके टुकड़े करने पर भी अर्थ निकलता है। जैसे कि उदाहरण बताया है, जैसे इसमें जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी के विद्या धन अर्थी किया तो
विद्या धन आरती किया तब भी इसका अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार विद्यालय है, विद्यालय है ये, तो विद्या धन आलय, विद्या धन आलय से क्या बना, विद्यालय बन गया। इसी प्रकार दूध वाला, दूध वाला जो शब्द है तो दूध धन वाला, दो शब्दों से मिलके बना है दूध वाला। हमने रूढ़ शब्द के जो उदाहरण थे वो नहीं पढ़े थे, वो हम देख लेते हैं। रूढ़ शब्द हमने पढ़ा कि रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिन शब्दों, वो शब्द होते हैं रूढ़ शब्द जो किसी के योग से नहीं बनते हैं, यानी कि शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं और उनके टुकड़े कर देने पर वो निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उनके उदाहरण भी अपने आए हैं, जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे हम इसके, देखिए यहाँ पे, जैसे काला, लाल, पानी, माता, कान, नाक आदि, ये तो रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। यौगिक शब्द के उदाहरण हमने यहाँ देख लिए हैं। योग रूढ़ शब्द के उदाहरण देखेंगे, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। योग रूढ़ शब्द पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। हमने व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द पढ़े। पहले हमने रूढ़ शब्द पढ़ा, फिर यौगिक शब्द पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं योग रूढ़ शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं, योग रूढ़ शब्द पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने ये कुछ उदाहरण इसके यौगिक शब्द के नहीं पढ़े हैं, पहले वो देख लेते हैं हम। जैसे पीलापन है तो पीला धन पन हो गया, पान वाला है तो पान धन वाला हो गया। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द में देखेंगे ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब योग रूढ़ शब्द की क्या परिभाषा आई है कि ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखो तीनों की परिभाषाएं अलग अलग हो गई ना। जैसे अपने रूढ़ शब्द की परिभाषा तो आई कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं और उनके टुकड़े कर देने पर या उनके खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, वे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। और फिर हमने यौगिक शब्द पढ़ा, तो यौगिक में हमने क्या पढ़ा कि जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ में हमने क्या पढ़ा, योग रूढ़ में हमने पढ़ा कि ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे पंक धन ज का अर्थ है कीचड़ में जन्मा। पंक धन ज का अर्थ है कीचड़ में जन्मा, परंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है। परंतु जो पंकज शब्द है वो कमल के लिए क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। इसीलिए यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ है, ये यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ है। देखिए आगे, इसी प्रकार जलद, पीतांबर, लंबोदर, गिरिधारी, चारपाई,
चौमासा, गणेश, मुरलीधर आदि योग रूढ़ शब्द है। कि हमने उदाहरण देखे, ये सारे क्या है, योग रूढ़ शब्द है। आगे देखिए, हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं? 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? तत्सम है। सबसे पहला कौन सा है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की क्या है? जननी है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम शब्द की क्या परिभाषा आई है? तत्सम शब्द की अपने परिभाषा आई है कि संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। ये हम सभी जानते हैं कि संस्कृत जो भाषा है वो हिंदी भाषा की क्या है? जननी है। संस्कृत भाषा के वे शब्द, परिभाषा यहाँ से बनती है इसकी तत्सम शब्द की, कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द देखेंगे हम। तत्सम के पहले उदाहरण देख लेते हैं हम। तत्सम के क्या उदाहरण बताएं? जैसे अग्नि, अंध, आशा, दुग्ध, चंद्र आदि, ये तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे तद्भव शब्द देखेंगे। तद्भव में संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, दूध, चांद, खेत, ऊंट, कुआं, घर आदि। देशज शब्द देखेंगे हम। अब देशज शब्द में देखिए, जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें क्षेत्रीय शब्द भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय शब्द भी कहा जाता है। जैसे गाड़ी, लोटा, जैसे उदाहरण आया है गाड़ी, लोटा, बेटा, जूता, ढेर, खुरपा, आंगन, रोटी, डोर आदि। तो ये किसके उदाहरण है? अपने देशज शब्द के उदाहरण है। विदेशी शब्द देख लेते हैं हम। विदेशी शब्द किसे कहते हैं हम? जो शब्द विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली,
आदि से हिंदी भाषा में आए हैं, हिंदी भाषा में आ गए हैं तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जिन्हें अपना लिया है वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आया है विदेशी शब्दों का, जैसे मेज, कुर्सी, स्टेशन, तोप, तौलिया, चाकू, लाश, कुली, बेगम, ताश, हुक्म, हिस्सा, कोट, पैंट आदि। इस प्रकार हमने शब्द विचार के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज क्या पढ़ा हमने? एक तो हमने पढ़ा कि शब्द जो है ना, शब्द विचार व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। और शब्द किन से बनते हैं? स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनते हैं। और सामान्य रूप से शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द तो वे होते हैं जिनका अर्थ निश्चित निकलता है, वे सार्थक शब्द हो गए। और जिनका अर्थ निश्चित नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द हो गए। फिर हमने शब्दों के भेद देखे। शब्दों के भेद निम्नलिखित 3 प्रकार के थे, जिसमें सबसे पहला था व्युत्पत्ति के आधार पे, फिर उत्पत्ति के आधार पे और फिर प्रयोग के आधार पे। हमने व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द पढ़े, जिनमें 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द तो वे होते हैं जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं और तथा उनके खंड कर देने पे या फिर उनके टुकड़े कर देने पे उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जो अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक शब्द अन्य दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। और उसका आगे भी हमने पढ़ा, यौगिक शब्द में यह भी पढ़ा कि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, यानी देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है यौगिक शब्द में हमने ये भी पढ़ा कि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि, संधि, समास, उपसर्ग आदि से बनते हैं। आदि से क्या बनते हैं ये शब्द, और इनके टुकड़े करने पर भी यानी इनके खंड कर देने पर भी इनका क्या होता है? अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द ये हो गए। फिर हमने योग रूढ़ शब्द पढ़ा। योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वही योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में हमने उत्पत्ति के आधार पे शब्द पढ़े। उत्पत्ति के आधार पे भी जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। जिसमें सबसे पहला जो था आपने वो तत्सम शब्द था। तत्सम जो शब्द है उसकी परिभाषा अपने ये आई थी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अपने तत्सम। कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और देशज जो शब्द होते हैं, जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं, अंग्रेजी जैसे विदेशी भाषाओं से आए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने शब्द विचार
के बारे में पढ़ा है, शब्दों के जो प्रकार होते हैं वो पढ़े हैं हमने। फिर हमने शब्दों के प्रकार पढ़ने के बाद में हमने इसके जो आधार है, शब्दों को कितने आधार पे बांटा गया है, उनमें से हमने 2 आधार आज पढ़ लिए हैं। ये इतना ही आज हमने पढ़ा है। अगला वीडियो हम जल्द ही देने वाले हैं, जल्द ही चढ़ाएंगे। तब तक आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए। अगला वीडियो जल्द ही मिलेगा।